तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपको वाणिज्य वर्ग के कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप सबको तो पता ही है कि बीएड की डेट आ चुकी है, 18 जुलाई से हमारा एग्ज़ाम है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तलपट बनाने की कितनी विधियां होती हैं। आंसर करिएगा सभी लोग। तलपट बनाने की कितनी विधियां होती हैं, आंसर करिएगा सभी लोग। तो दोस्तों, तलपट बनाने की 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां? 3 विधियां होती हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तलपट बनाने की विधियां हैं। अभी आपको बताया गया ना कि तलपट बनाने की कितनी विधियां होती हैं, तो आपको अभी बताया गया कि 3 विधियां होती हैं। तो 3 विधियां में सबसे पहला जो आपका है, दोनों पक्षों के योग के द्वारा, खातों के शेष के द्वारा। तीसरा है खातों के योग तथा शेष दोनों के द्वारा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ही विधियां तलपट बनाने की विधियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, मूल सिद्धांतों का ज्ञान न होने के कारण होने वाली अशुद्धियां क्या कहलाती हैं। आंसर करिएगा सभी लोग। मूल सिद्धांतों का ज्ञान न होने के कारण होने वाली अशुद्धियां क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। मूल सिद्धांतों के कारण न होने के कारण होने वाली अशुद्धियां हमें सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने वाली अशुद्धियां कहलाती हैं। आंसर करिएगा सभी लोग। एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने वाली अशुद्धियां कहलाती हैं। इसका हो जाएगा क्षतिपूरक अशुद्धियां। क्या हो जाएगा इसका? क्षतिपूरक अशुद्धियां। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। लेखांकन को वैज्ञानिक रूप से कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? लेखांकन को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जा सकता है? आंसर करिएगा सभी लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। लेखांकन को वैज्ञानिक रूप से दोहरा लेखा प्रणाली भी कह सकते हैं या कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, तरल संपत्तियों से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तरल संपत्तियों से अभिप्राय है। आंसर करिएगा सभी लोग। तरल संपत्तियों से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों हमारा तरल संपत्तियों से अभिप्राय है नगद, रोकड़, देनदार व विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जो होती हैं वो हमारी तरल संपत्तियों के अंतर्गत आती हैं। आंसर नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्या कहता है, स्थायी पूंजी की प्राप्ति की जा सकती है। आंसर करिएगा सभी लोग। स्थायी पूंजी की प्राप्ति की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें हमारा अंशों के निर्गमन से
ऋणपत्रों के निर्गमन से, औद्योगिक वित्त संस्थाओं से ऋण लेकर। इसमें हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। स्थायी पूंजी की प्राप्तियां उपरोक्त सभी मतलब तीनों के द्वारा की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? आदत मजदूरी किस रूप में वर्गीकृत की जाती है? आदत मजदूरी किस रूप में वर्गीकृत की जाएगी? आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 58 का। आदत मजदूरी जो है वो अस्थगित आयगत व्यय में वर्गीकृत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्या कह रहा है? सकल लाभ को किस वर्ग में माना जाएगा? सकल लाभ को किस वर्ग में माना जाएगा? आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों हमारा सकल लाभ आयगत लाभ के वर्ग के अंतर्गत आता है। सकल लाभ जो है वो आयगत लाभ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 है तो सकल हानि विक्रय की 25% हो तो विक्रय राशि क्या होगी? आंसर करिएगा सभी लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यदि हम 1,20,000 का 25% निकालते हैं तो 24,000 आता है, और 1,20,000 में हम अगर 24,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा 96,000 आएगा। तो इसकी विक्रय राशि जो है वो 96,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम अपनी फर्म में माह की मध्य तारीख को 5,000 का आहरण करता है। ब्याज की दर 10% वार्षिक है। आहरणों पर ब्याज होगा। आंसर करिएगा सभी लोग कि आहरणों पर कितना ब्याज होगा? देखिए दोस्तों, माह के मध्य तारीख से 5,000 का आहरण करता है। मध्य तारीख पूछा है, मतलब माह के बीच से मान लीजिए आप 15 तारीख को, और 10% का वार्षिक दर है ब्याज। तो अगर माह के शुरू से करेगा तो 500 होगा, और माह के आधे माह से करेगा तो वो 250 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? एक साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर करिए सभी लोग। एक साझेदारी फर्म के सदस्यों की संख्या हो सकती है। आंसर करिएगा। तो दोस्तों एक साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या हमारी 20 हो सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आते हैं। क्या कहता है? 35 व्यक्तियों का एक संघ बिना पंजीकरण के ही व्यापार कर रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? बताइएगा, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 63 का सभी लोग। देखिए
अगर 35 व्यक्तियों का एक संघ बिना पंजीकरण किए ही व्यापार कर रहा है तो ये अवैधानिक संघ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या बोल रहा है, साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर करिएगा सभी लोग, साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर करिएगा सभी लोग। दोस्तों हमारा साझेदारी अधिनियम जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 1932 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 1932 में। साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को क्या कहता है। साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार होता है, क्या होता है बताइएगा। तो दोस्तों साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार जो होता है वो फर्म का अभिकर्ता और फर्म का प्रधान दोनों हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? आंसर दीजिएगा सभी लोग इसका 66 का। एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या जो है वो हमारी 2 होती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 67, एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है, बताइए वापसी खरीद जो है इसका संबंध किससे होता है बताइएगा। तो दोस्तों एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध अंशों से होता है। किससे होता है? अंशों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। साधारण सभा में लाभ की घोषणा के पश्चात इसका भुगतान आवश्यक होता है, बताइए कितने दिन के अंदर साधारण सभा में लाभ की घोषणा के पश्चात इसका भुगतान आवश्यक होता है। आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 42 दिनों के अंदर। कितने दिन के अंदर? 42 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी सचिव काम करता है कंपनी की, बताइए क्या होगा? आँखों का, कानों का, हाथों का, किसका काम करता है? सचिव जो होता है वो किसका काम करता है? तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। एक कंपनी सचिव जो होता है वो कंपनी की आँख भी होता है, कान भी होता है और हाथ भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपनी रजिस्टर की विशेष अनुमति से एक कंपनी का वित्तीय वर्ष अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। कितने माह में बढ़ाया जा सकता है बताइएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। कंपनी की विशेष अनुमति से एक कंपनी का वित्तीय वर्ष अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है, कितने माह तक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 माह तक। कितने माह तक? 18 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदेशी विनिमय बैंकों से आशय उनसे है, बताइए किनसे आशय है? विदेशी बैंक से आशय है, बताइए किनसे आशय है? आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 71।
दोस्तों हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो बैंक साधारण बैंक की कार्य करते हैं उनसे भी आशय होता है, जो विनिमय बिलों को क्रय और विक्रय मतलब खरीदते और बेचते हैं उनसे भी, और जो विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं उनसे भी होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य है, तो बताइए दोस्तों क्या कार्य है? एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आंसर करिए सभी लोग। एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य क्या होता है? एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य जो है वो मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? साख पूंजी की उत्पत्ति नहीं करती है, यह केवल इस बात को निश्चित करती है कि वह पूंजी किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई है। ये कथन किसका है? आंसर करिए सभी लोग। साख पूंजी की उत्पत्ति नहीं करती है, साख जो है पूंजी की उत्पत्ति नहीं करती है, यह केवल एक बात निश्चित करती है कि वह पूंजी किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई। यह कथन हमारा किसका है? यह कथन हमारा डी, डेविड रिकार्डो। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह डेविड रिकार्डो का कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, माल में आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है। बताइए कौन सी बैंक है जो माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को भी स्वीकृत करता है? आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 74। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिम बैंक। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है कौन? एक्सिम बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार का विदेशी ऋण लगभग कितना होता है? आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 75। क्या होगा इसका आंसर? भारत सरकार का विदेशी ऋण लगभग 100 बिलियन डॉलर का होता है। ठीक है, कितने? 100 बिलियन डॉलर का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा हो गया है। 75 100 बिलियन ये भी हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्या कहता है? उच्च प्रबंधकों के कार्यभार में कमी किसके परिणाम स्वरूप संभव है? आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 76 का। तो दोस्तों उच्च प्रबंधकों के कार्यभार में कमी किसके परिणाम स्वरूप संभव होती है? तो केंद्रीकरण के द्वारा। ठीक है, केंद्रीकरण के द्वारा उच्च प्रबंधकों के कार्यभार में कमी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 77। विकेंद्रीकरण का मुख्य लाभ क्या है? आंसर करिए सभी लोग। विकेंद्रीकरण का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों विकेंद्रीकरण का मुख्य लाभ होता है उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी आ जाती है। विकेंद्रीकरण का मुख्य लाभ होता है उच्च अधिकारियों के कार्यभार में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है हमारा? विभागीकरण का आधार क्या होता है?
विभागीकरण का आधार क्या होता है? आंसर करिए सभी लोग 78 का। विभागीकरण का आधार क्या होता है दोस्तों? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? तो बात करते हैं हम लोग 79 क्वेश्चन की। मनुष्य की आदि अवस्था के युग को क्या कहा जाता है? आंसर करिए सभी लोग। आदि अवस्था के युग को क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। मनुष्य के आदि अवस्था के युग को आखेट युग कहते हैं। क्या कहते हैं? आखेट युग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या बोल रहा है? प्रायः अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है, बताइए क्या मांग होती है? आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 80 का। जो अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है वो होती है इकाई से कम। इसका आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या कहता है? ऐतिहासिक अनुभव सिद्धांत की विशेषता है, बताइए क्या विशेषता है? ऐतिहासिक अनुभव सिद्धांत की विशेषता क्या होती है? आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों ऐतिहासिक अनुभव सिद्धांत की विशेषता जो होती है वो अत्यधिक सरल, सत्य के निकट, निश्चित समय अंतराल। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 क्या कहता है? विदेशी व्यापार के कौन कौन से रूप होते हैं? आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर करिए सभी लोग। विदेशी व्यापार के कौन कौन से रूप होते हैं? तो विदेशी व्यापार के जो रूप हैं वो आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनर्निर्यात व्यापार, मतलब ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या कहता है? व्यावसायिक संगठन क्या है? आंसर करिए सभी लोग। व्यावसायिक संगठन क्या होता है? तो व्यावसायिक संगठन जो होता है उद्देश्य परक भी होता है, व्यक्तियों का समूह भी होता है, यह एक प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साझेदारी संगठन में नहीं आते हैं, तो बताइए इसमें क्या है जो साझेदारी संगठन के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर करिए सभी लोग। तो साझेदारी संगठन के अंतर्गत जो हमारा है निरंतर उत्तराधिकार, जो है निरंतर उत्तराधिकार हमारा नहीं आता है। साझेदारी संगठन के अंतर्गत निरंतर उत्तराधिकार नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 86? अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? आंसर करिएगा सभी लोग। अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधियां प्रयुक्त होती हैं, बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा परिचालन लागत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अंतिम परिणाम बताने वाले सिद्धांत हैं।
तो बताइएगा यह कथन किसका है। दोस्तों, उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अंतिम परिणाम बताने वाले जो विद्वान हैं हमारे, वो हैं कौन? एलन। ठीक है, एलन है, ये एलन ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 88, MRTP अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर करिएगा सभी लोग। MRTP अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों, हमारा MRTP अधिनियम जो है वो 1970 में लागू हुआ था। ठीक है, कब? 1970 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेनरी फ्योल जाने जाते हैं, आंसर करिएगा। हेनरी फ्योल जो है किसके लिए जाने जाते हैं? दोस्तों, हेनरी फ्योल जो जाने जाते हैं वो प्रबंध के सिद्धांतों के हेतु, हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांतों के हेतु जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कहता है? प्रबंधक एवं कर्मचारियों के बीच संदेश वाहन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर करिए सभी लोग। प्रबंधक एवं कर्मचारियों के बीच संदेश वाहन जो होता है वो क्या होता है? समस्तरीय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पत्र मुद्रा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आंसर करिए सभी लोग। भारत में जो है पत्र मुद्रा का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, भारत में पत्र मुद्रा का प्रयोग 1806 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा? अधिक लोचदार मांग की गणितीय माप होती है, क्या होती है? ई के बराबर होती है या नहीं 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 नहीं, ई इक्वल टू 0 होती है, या ई से 1 से बड़ी होती है, या फिर इनफाइनाइट से बड़ी होती है, या फिर ई और 1 सेम होते हैं। आंसर करिए सभी लोग 92 का। दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 1 से बड़ी होती है। ई की जो अधिक लोचदार मांग की गणितीय माप जो है वो 1 से बड़ी ई होती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या कहता है? प्रबंधित मुद्रामान किसे कहते हैं? आंसर करिए सभी लोग। प्रबंधित मुद्रामान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, प्रबंधित मुद्रामान जो होता है हमारा किसे कहते हैं? पत्र मुद्रामान इसमें, हाँ सही सही सही, पत्र मुद्रामान। प्रबंधित मुद्रामान को पत्र मुद्रामान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण होते हैं, क्या होते हैं? आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 94 का। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण जो होते हैं क्या होते हैं? तो एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण विभाजकता भी होता है, टिकाऊपन भी हो सकता है, वहनीयता भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मुद्रा का मूल्य गिरने की स्थिति कहलाती है। आंसर करिए सभी लोग, क्या कहलाती है? मुद्रा का मूल्य गिरने की स्थिति क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रसार। मुद्रा के मूल्य गिरने की स्थिति जो होती है हमारा मुद्रा प्रसार कहलाती है। क्या? मुद्रा प्रसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा, आयकर देय है, किसके द्वारा देय है? आंसर करिए सभी लोग 96 का। दोस्तों आयकर देय जो होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, कंपनी और फर्म के द्वारा दिया जाता है, और हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा भी दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे हिंदू डिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं हम लोग, मतलब ये सभी के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 5(1) के अनुसार निकासी करदाता द्वारा गत वर्ष में समस्त साधनों से कमाई गई आय शामिल की जाती है। किसमें शामिल की जाती है? आंसर करिए सभी लोग, किसमें शामिल की जाती है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा करदाता की भारत में प्राप्त की हुई आय, करदाता को तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भारत में प्राप्त हुई राय, करदाता को भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई राय। 3 इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड भारत सरकार के अधीन आता है। बताइए किसके अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड आता है? आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों हमारा ये जो है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा, कौन से अधिनियम के अनुसार कोई भी करदाता अलग अलग गत वर्ष तक नहीं रख सकता? आंसर करिए सभी लोग, कौन से अधिनियम के अनुसार कोई भी करदाता अलग अलग गत वर्ष नहीं रख सकता? किस अधिनियम के अंतर्गत? आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम 1887 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा, भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात अधिनियम कब बनाया गया? आंसर करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 100 का। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात अधिनियम जो है वो सन 1961 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं जो भी क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही ठीक क्वेश्चन से, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, और ये आपके सिलेबस के क्वेश्चन भी हैं जो कि मैंने बुक से करवाए हुए हैं। तो दोस्तों तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।